की वो रात जब रशिया ने क्रेमलिन पर सोवियत रेड बैनर के अस्त और रशियन ट्राइकलर के उदय को देखने के लिए हर कोई गवाह बना था। जब करोड़ों लोगों ने क्रिसमस की कैंडल से ज्यादा आजादी के दिए जलाए थे। जब दुनिया भर की मीडिया ने एक साथ एक दो नहीं बल्कि पूरे 15 देश बनते देखे थे। इस एक तारीख ने यूएसएसआर हिस्ट्री की किताब में कुछ ऐसे पन्ने जोड़े जिन्हें भुला पाना नामुमकिन है। लेकिन यूएसएसआर यूं ही रातों रात नहीं टूटा। कहते हैं ना, बारिश में वही मकान ढहते हैं जिनमें सालों से दरारें पड़ी हो। तो बस यूएसएसआर का भी यही हाल था। 1985 से लेकर 1991 के बीच हुए इंसिडेंट्स ने यूएसएसआर की जड़ों को कमजोर कर दिया था, जिस कारण 1991 के एक आखिरी झटके ने यूएसएसआर को 15 टुकड़ों में बांट दिया। The Soviet leader Mikhail Gorbachev made any public pronouncement on the nuclear disaster at Chernobyl. A day when Mikhail Gorbachev resigned as the president of the Soviet Union. Tonight, the Gorbachev era has at last come to an end. President Gorbachev has resigned. सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर यूएसएसआर ने कैसे दुनिया में अपना अस्तित्व बनाया, कैसे यूएसएसआर नाम का देश एग्जिस्टेंस में आया। तो बात 1917 की है, जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 के लास्ट फेज से गुजर रही थी। एट दैट टाइम अक्टूबर रेवोल्यूशन भी अपने चरम पर था। अक्टूबर रेवोल्यूशन को लोग बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इस रेवोल्यूशन को व्लादिमीर लेनिन ने खूब बढ़ चढ़कर लीड किया, जिसमें बोल्शेविक्स ने लेनिन की लीडरशिप में रशियन प्रोविजनल गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका। जिसके बाद लेनिन ने 1917 से लेकर 1922 तक अपनी हर मुमकिन कोशिश के साथ सभी सिविल वॉर्स को शांत कराया और लोगों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस वक्त हर तरफ लेनिन की लीडरशिप की गाथा पूरी दुनिया में गाई जा रही थी। लेनिन ने भी इसका फायदा उठाया और एक नया नेशन सोवियत यूनियन की स्थापना की। 1922 में सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर दुनिया का सबसे बड़ा नेशन बनकर उभरा, जो पूरे 15 देशों से मिलकर बना था, जिसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलोरसिया, नाउ बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिजिया, नाउ किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दाविया, नाउ मोल्दोवा, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन एंड उज्बेकिस्तान आते थे। यूएसएसआर को फॉर्म करने के कारण इसके पहले प्रेसिडेंट का ताज भी व्लादिमीर लेनिन को ही पहनाया गया। अब यूएसएसआर के बारे में आगे जानने से पहले आप ये जान ले कि आखिर यूएसएसआर है क्या। यूएसएसआर यानी द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स एक ऐसा देश था जो कि 15 देशों को जोड़कर बनाया गया था, जिसके कारण ये नेशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एरिया कवर करता था। देखा जाए तो यूएसएसआर रियल डेमोक्रेसी को फॉलो करने की विचारधारा के साथ जन्मा था, लेकिन वक्त के साथ साथ डेमोक्रेसी कब ऑथोरिटेरियन राज में बदल गई ये किसी को नहीं पता चला। लेनिन का मकसद तो यूएसएसआर के सभी लोगों को एक करना और अपने देश में डेमोक्रेसी लाना था, लेकिन इससे पहले ये इस काम में सफल होते 1924 में इनकी मौत हो गई, जिससे इनका सपना भी इनकी तरह ज्यादा समय तक यूएसएसआर पर राज नहीं कर पाया। लेनिन की मौत के बाद जोसेफ स्टालिन को यूएसएसआर का नया प्रेसिडेंट चुना गया, जिसने डेमोक्रेसी को ऑथोरिटेरियन रूल में कन्वर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टालिन के राज में सिंगल पार्टी सिस्टम आया, जहां केवल कम्युनिस्ट पार्टी को ही यूएसएसआर पर राज करने का अधिकार था, यानी पूरे देश में केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही रहेगी। कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी बनाने का हक किसी को नहीं था। इस सिस्टम के साथ स्टालिन ने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और फोर्स्ड कलेक्टिवाइजेशन को भी बढ़ावा दिया, जिसने इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ावा तो दिया, लेकिन इसके कई कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए, जिसमें 1930 की फेमाइन को आज भी याद किया जाता है। इस फेमाइन में मिलियंस ऑफ पीपल की जान गई थी। इन सभी का कारण भी स्टालिन ही था, लेकिन उसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे आपको बता दे कि स्टालिन इतिहास के सबसे खतरनाक और क्रूर शासकों में से एक था, जो जनता के साथ साथ अपने लोगों को भी ब्रूटल एंड पेनफुल डेथ सेंटेंस देने से कभी नहीं चूकता था। इसके ही राज में लोगों ने जीते जी नर्क भोगा, जिसे इसने गुलाग का नाम दिया था। गुलाग एक ऐसी जगह थी जहां लोगों को जबरदस्ती कैद करके काम कराया जाता था। स्टालिन के पूरे राज में इस गुलाग में करीब 18 मिलियन लोगों को बंदी बनाया गया था, जिनमें से आधों को मौत और बाकी बचे हुए लोगों को स्टालिन की मौत के बाद उस नरक से राहत मिली। स्टालिन के शासन में यूएसएसआर का एक पत्ता भी इसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता था।
लोगों में इसका इस कदर डर फैल चुका था कि लोग इसके नाम से भी कांपते थे। खैर, स्टालिन ने अपनी मौत यानी 1953 तक यूएसएसआर पर राज किया। इसकी मौत के बाद कम्युनिस्ट पार्टी से ही कई लोग यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बने और सभी ने स्टालिन के लक्ष्य कदम को फॉलो किया। यूएसएसआर में 1985 तक सत्ता में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिले, लेकिन 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बने, जिन्होंने न केवल सत्ता के नियम और कानून को बदला बल्कि दुनिया की दो सुपर पावर्स के बीच चल रहे कोल्ड वॉर को भी शांत कराया। हालांकि इस कोल्ड वॉर के शांत होने का नतीजा यूएसएसआर का डिवीजन निकला, लेकिन ऐसा नहीं कि यूएसएसआर केवल गोर्बाचेव के कारण टूटा। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण थे जिन्होंने यूएसएसआर की जड़ों को कमजोर कर दिया था। तो चलिए पहले उन कारणों को जानते हैं। कोल्ड वॉर दुनिया की एक ऐसी वॉर थी जिसमें बिना किसी बड़े बम धमाके के दो देश आपस में लड़ रहे थे। ये एक साइकोलॉजिकल और ईगो वॉर थी जिसमें सोशलिस्ट यूएसएसआर और कैपिटलिस्ट अमेरिका के बीच दुनिया में ज्यादा बड़ा दिखने की जंग छिड़ गई थी। दोनों ने ही दुनिया में सुपर पावर्स बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, जिसमें एट लास्ट अमेरिका जीत गया और यूएसएसआर के कई टुकड़े हो गए। यूएसए की जीत और यूएसएसआर का बिखरना कुछ सालों की बात नहीं थी, बल्कि इस कोल्ड वॉर को खत्म होने में पूरे 40 से 45 साल लगे। इस कोल्ड वॉर के चलते दोनों देशों में कई बड़े इतिहास रचे गए जो आज भी याद किए जाते हैं। वैसे इतिहास में रुचि रखने वाले लोग ये सोच रहे होंगे कि जब दोनों देशों ने एक ही पार्टी में रहकर वर्ल्ड वॉर सेकेंड जीती तो आखिर इनमें लड़ाई कैसे हो गई। तो चलिए समझाते हैं। दरअसल वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब दागे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, जिसके बाद दुनिया में अमेरिका के एटॉमिक बॉम्ब ने ऐसा खौफ जमाया कि लोगों को अमेरिका के नाम से भी डर लगने लगा। लेकिन यूएसएसआर को यह बात अच्छी नहीं लगी। यूएसएसआर पूरे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान लड़ता रहा, लेकिन आखिरी में सारा क्रेडिट अमेरिका ले गया। इसके अलावा दोनों के बीच आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल राइवलरी ने भी अपने लिए जगह बना ली थी। दोनों ही उस समय दुनिया के सबसे पावरफुल देश थे, जिस कारण कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं था, जिस कारण करीब 40 से 45 साल इन दो बड़े नेशंस के बीच एक ऐसी वॉर हुई जिसकी आंच आज भी अमेरिका और रशिया के बीच देखी जा सकती है। अब एक सवाल यहाँ ये आता है कि जब दोनों के बीच दुश्मनी हो ही गई थी तो वॉर करके इसे खत्म क्यों नहीं किया गया? क्या जरूरत थी इस दुश्मनी को 40 साल तक खींचने की? अब इस सवाल के पीछे भी एक कारण था। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने के कारण दोनों का पहले ही काफी नुकसान हो चुका था। दोनों देश अपने कई सोल्जर्स, रिसोर्सेज और हिम्मत पहले ही गवा चुके थे, जिसके कारण एक और वॉर अफोर्ड करना कोई समझदारी का काम नहीं था। ऊपर से इस बार सभी को न्यूक्लियर वेपन्स के खतरे का भी अंदाजा था, तो अगर वॉर होती तो दोनों ही देशों को बड़ा नुकसान होता। दोबारा से कोल्ड वॉर की बात करते हैं, जिसे जीतने के लिए यूएसएसआर ने अपनी सारी दौलत, सारी शोहरत दांव पर लगा दी। यूएसएसआर ने अपने सारे सरकारी फंड्स अमेरिका को नीचे दिखाने में लगा दिए। सबसे पहले दोनों के बीच स्पेस वॉर हुई, जिसमें यूएसएसआर ने बाजी मार ली। यूएसएसआर ने सबसे पहले फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया था। साथ ही यूएसएसआर ही वो पहला नेशन था जिसने 1961 में स्पेस में पहली बार इंसान को भेजा था, जिसे आप यूरी गैगरिन के नाम से जानते हैं। यही नहीं, स्पेस में पहला एनिमल भेजने वाला देश भी यूएसएसआर ही बना। इसके अलावा सोवियत यूनियन ने वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च की। यही नहीं, यूएसएसआर ने पूरी दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टीज को गैजेट्स और हथियार दिए। साथ ही इन्होंने अपनी मिलिट्री पर भी काफी पैसा खर्च किया। इन्होंने अपनी मिलिट्री को काफी बड़ा किया, जिसमें काफी पैसा लगा। इस दौरान यूएसएसआर ने अपने कई न्यूक्लियर वेपन्स पर भी काम किया। बात केवल यूएसएसआर की नहीं, अमेरिका ने भी इनकी तरह अंधाधुन पैसा खर्च किया। पर यूएसएसआर बड़ा बनने के चक्कर में बुरी तरह इकोनॉमिकल क्राइसिस के दौर में आ गया, जिससे वहां की जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यूं कह लीजिए कि यूएसएसआर ने अपनी रोटी तक बेच के हथियार इकट्ठे कर लिए थे, जिससे जनता में गुस्सा फूटने लगा, जो कि बाद में यूएसएसआर के लिए काफी घातक साबित हुआ। बात चाहे प्याज की हो या पेट्रोल की, जब महंगाई बढ़ती है तो जनता अपने आप ही सड़कों पर आ जाती है। यूएसएसआर ने कोल्ड वॉर के चक्कर में अपने सरकारी खजाने को पूरी तरह खाली कर दिया था। यूएसएसआर ने उस समय अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, जिससे यहाँ की हालत और खराब होती चली गई। यूएसएसआर की इकोनॉमी साल दर साल घटती ही जा रही थी।
कंट्री को काफी भारी लॉस झेलना पड़ रहा था, जिसके मेन रीजंस मिलिट्री पर पानी की तरह पैसा बहाना और स्पेस वॉर में अमेरिका से जंग जीतने के लिए सारा पैसा हवा में उड़ाना आता था। इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया में कुछ स्टेट्स ऐसे भी थी जो पूरी तरह से यूएसएसआर पर डिपेंडेंट थी, जिसके कारण यूएसएसआर को इन पर भी पैसा खर्च करना पड़ता था, जिस वजह से इनकी जीडीपी समय के साथ गिरती चली गई। इवन अगर आप इस ग्राफ पर भी नजर डालेंगे तो देखेंगे कि 1985 से पहले यूएसएसआर की जीडीपी लगातार गिरती ही गई। यूएसएसआर बना तो एक डेमोक्रेटिक सोच के साथ था, लेकिन ऑथोरिटेरियन रूल में यहाँ के लोगों को अपनी मर्जी से सांस तक लेने की इजाजत नहीं थी। वन नेशन वन पार्टी पॉलिसी के चलते करीब 70 साल तक यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ने रूल किया, जिस कारण पार्टी के ही लोगों ने सरकारी खजाने को चुराना शुरू कर दिया। यानी पार्टी के लोगों ने इतने सालों में जमकर करप्शन किया। साथ ही नेपोटिज्म और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी गवर्नमेंट को वीक करता चला गया। इसके अलावा गोरबचेव की पॉलिसीज के चलते पार्टी के अपने ही लोगों में लड़ाई होने लगी। पार्टी दो हिस्सों में बढ़ती नजर आई, जिससे सरकार एक समय पर आकर इतनी वीक हो गई कि अपने बिखरते हुए यूएसएसआर को नहीं संभाल पाई। लोगों में अब नेशनलिज्म की भावना पनपने लगी थी। इसका एक कारण पड़ोसी देश की प्रोग्रेस और ग्रोथ भी था। लोगों ने जब देखा कि यूरोपियन स्टेट्स तो दिन पर दिन प्रॉस्पेरस होते जा रहे हैं, पर हमारी सरकार हमारे देश को बर्बाद कर रही है, तब यूएसएसआर के लोगों ने भी पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। इन प्रोटेस्ट की शुरुआत सबसे पहले बाल्टिक रिपब्लिक्स, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुएनिया ने की। इसका एक रीजन ये भी था कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ये देश आजाद थे, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो यूएसएसआर ने इन्हें भी जबरन खुद में शामिल कर लिया। अब इन्हें देखकर बाकी यूएसएसआर स्टेट्स ने भी अपनी फ्रीडम की डिमांड की। लोग अब कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही से परेशान हो गए थे। हाँ, लेकिन यहाँ अभी भी कुछ एशियन कंट्रीज शांत थी, क्योंकि वो पूरी तरह से यूएसएसआर पर डिपेंडेंट थी। पर अब यूएसएसआर की सरकार भी इन सभी प्रोटेस्ट को हल्के में लेने लगी थी, और यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर केवल कुछ दिनों या महीनों में नहीं हुआ था, बल्कि इसके टूटने के पीछे कई लड़ाइयां और कई कहानियां हैं। यूएसएसआर को 15 देशों में बांटने के लिए पहले एक नहीं बल्कि कई लड़ाइयां लड़ी गई। लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपनी मांगे रखी, कई प्रोटेस्ट किए, जिसके कारण पूरे यूएसएसआर में आजादी की मांग तेज हो सकी। प्रोटेस्ट को करने के लिए पूरे यूएसएसआर में जगह जगह पर कई ग्रुप्स बने, जिनमें सबसे पहले हेलसिंकी 86 नाम के ग्रुप ने सोवियत सरकार के सामने अपनी आवाज उठाई। हेलसिंकी 86 को लैटवियन पोर्ट टाउन में जुलाई 1986 को बनाया गया। ये ग्रुप एक एंटी कम्युनिस्ट ग्रुप था, जिन्होंने यूएसएसआर की सरकार के खिलाफ खुलेआम